चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। अब हाल ही में जो फैसला लिया गया उसी को देख लीजिए। अमेरिका जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है आपको पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से अमेरिका के जो जवान हैं उन्हें निकाला जा रहा है। वो तस्वीरें क्या सामने आई हैं जिसके जरिए ये समझने की भी कोशिश की जाएगी कि जर्मनी से अमेरिकी सैनिक किस रूप में निकल रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने दरअसल जर्मनी से अपने सैनिकों को तैनात आखिर किया क्यों था जर्मनी में, वो भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका और जर्मनी के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। पेंटागन ने साफ किया कि ये जो प्रक्रिया है वो अगले 6 से 12 महीनों में पूरी की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के प्रवक्ता सीएन पार्नेल के अनुसार ये जो फैसला है वो यूरोप में अमेरिकी सैन्य तैनाती की समीक्षा के बाद लिया गया। हालांकि इस पूरी कटौती के बाद भी जर्मनी में 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात रहेंगे। इस कदम की जो टाइमिंग है वो दरअसल वो टाइमिंग बहुत खास है, बहुत अहम है, जिससे ये लगता है कि अमेरिका ने ये कदम नाराजगी में उठाया है। खबर यह है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज चल रहे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हाल ही में ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की रणनीति पर खुलकर सवाल उठा दिए थे। दरअसल मर्ज ने कहा था कि अमेरिका के पास में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और ईरानी नेतृत्व ने अमेरिकी वार्ताकारों को अपमानित कर दिया है। क्या कहना था उनका, पहले वो बयान सुनिए। Die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. तो आपने जर्मन चांसलर को सुना। जर्मन चांसलर ने कहा कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये पूरा युद्ध हो रहा है, अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। अमेरिका ईरान के साथ में डील फाइनल नहीं कर पा रहा और यहाँ तक कि नेतृत्व तक पर एक तरह से तंज कस दिया गया था। हालांकि वो नेतृत्व पर सवाल था ईरान के, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अपने ऊपर ले लिया और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज हो गए। जर्मन चांसलर मर्ज के इस बयान के बाद से ही अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और उन्होंने सीधे घोषणा कर दी कि अब वो यूरोप से, जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मर्ज पर हमला किया, जुबानी हमला, और यहां तक कह दिया कि भाई मर्ज को तो कुछ पता ही नहीं है। तंज कसते हुए यह भी कहा कि कोई हैरानी नहीं है कि जर्मनी आर्थिक और दूसरे मामलों में खराब प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि जर्मनी ने इससे पहले ही कुछ ऐसे कदम उठाए जो ये जरूर दर्शाता है कि वो लंबी तैयारी कर रहा है और अमेरिका पर निर्भर रहने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आता। किस रूप में मर्ज पर ट्रंप ने क्या कहा था वो भी सुनिए। But they didn't, which I think was a very, and Germany, I mean, he's doing a terrible job. He's got immigration problems, he's got energy problems, he's got problems of all kinds, and he's got a big problem with Ukraine because they're in that mess. And he criticized me for doing the whole thing with Iran. But I said, would you like to have a nuclear weapon in the hands of Iran? He said, no, I don't. I said, well, then I guess I'm right. तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। अब देखिए, दरअसल कई रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है उसे लोग उसी रूप में देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ना सिर्फ ये बयान बल्कि यूरोप से या जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर जो उनकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा है या बयान दिया जा रहा है, लोग उसे एक तरह से मर्ज के इस बयान के बाद की नाराजगी या खुन्नस के तौर पर ही देख रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इस तरह से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा नहीं कर रहे। 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही 12,000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी थी। हालांकि वो घोषणा अभी भी सिर्फ घोषणा मात्र ही रह गई, क्योंकि अभी तक ना उस पर कोई एक्शन हुआ, बल्कि कहा यह जा रहा है कि उनके उस बयान को रिवोक किया जा चुका है। हालांकि
डोनाल्ड ट्रंप क्या कह दे क्या कर दे, उनकी बातों को ना नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही हल्के में लिया जा सकता है, ना ही बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका के रुख को देखते हुए अब जर्मनी ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। जी हां, जर्मनी की जो प्रमुख डिफेंस कंपनी है राइनमेटाल, उनके प्रमुख हैं आर्विन पेपरगर। उनके अनुसार जर्मनी अब गोला बारूद उत्पादन में अमेरिका से भी काफी ज्यादा आगे निकल गया। कंपनी ने अपने उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी की है, जो यूरोप के बदलते सैन्य समीकरण को साफ साफ दिखाती है। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि जर्मनी ने मीडियम कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। आर्टिलरी शेल का उत्पादन 70,000 से बढ़ाकर 11 लाख कर दिया गया। और दरअसल ये वही हथियार हैं जो टैंकों में या बख्तरबंद गाड़ियों में या फिर युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब उनके ही प्रोडक्शन को एक तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि आप ये समझिए कि जर्मनी लगातार इतने वक्त से डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के इस रुख को भांप रहा था। और जर्मनी या फिर यूरोपियन कंट्रीज बखूबी जानते हैं कि अमेरिका कब उसके ऊपर से छत्र छाया हटा दे, कब उसका सपोर्ट वापस ले ले, कब अपना सपोर्ट वापस खींच ले, ये कभी भी हो सकता है। और यही वजह है कि कई देश जो अमेरिका पर निर्भर हैं, अब वो अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे विकल्प देख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जर्मनी में आखिर अमेरिका की तरफ से सेना तैनात आखिर की गई तो क्यों। दरअसल अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 में हुआ, उसके बाद जर्मनी में अपने सैनिक तैनात किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था नाजीवाद को खत्म करना, सोवियत संघ यानी कि रूस के विस्तार को रोकना और शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। ये जो तैनाती थी, ये नाटो गठबंधन के तहत एक रणनीतिक रक्षक कवच के रूप में आज भी बरकरार है। लेकिन जर्मनी में सैनिकों की तैनाती के कारणों को भी जरा समझिए। इसे एक ऐतिहासिक कब्जे के तौर पर देखा जाता है। इतिहास के पन्नों को जब खंगालेंगे तो आपको जर्मनी में अमेरिका की सैन्य तैनाती के बारे में कई हिस्से, कई अध्याय मिल जाएंगे। दावा किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो इस दौरान जर्मनी हार गया, जर्मनी की हार हुई। अमेरिका ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हिस्सों पर बड़ा कब्जा कर लिया था और उसके बाद से वहां पर अपने सैनिकों की तैनाती अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई थी। तो ये एक तरह से जो तैनाती है वो ऐतिहासिक कब्जे के तौर पर है। जर्मनी के एक बड़े हिस्से को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर लिया। इससे हुआ ये कि जो सोवियत संघ है उससे भी एक तरह से सुरक्षा की बात हुई, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो इस दौरान जर्मनी पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी पूर्वी का जो हिस्सा है या पश्चिमी गुटों का जो हिस्सा है, उनके बीच में एक बड़ी सीमा रेखा बन गई। अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को सोवियत संघ से सुरक्षा दे दी। वार्सा पैक्ट हुआ देशों के खतरे से बचाने के लिए। सैन्य तैनाती की सुरक्षा कवच के रूप में बड़ी संख्या में सेना की यहां पर एक तरह से तैनाती कर दी गई। लेकिन सिर्फ इतना नहीं था कि जिस रूप में सोवियत संघ से रक्षा, बल्कि यहां पर नाटो की भी बड़ी भूमिका नजर आई। नाटो सहयोग भी अमेरिका के लिए बहुत अहम था। साल 1949 में नाटो का जब गठन हुआ तो गठन के बाद सैन्य ठिकाने एक तरह से स्थायी हुए। अब नाटो के जो देशों की बात करें तो उसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं और उन तमाम देशों को अमेरिका की तरफ से यह भरोसा दिया गया कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। ये एक पैक्ट किया जाए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। यूरोप में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखना इसका प्रमुख मकसद रहा। भले ही अमेरिका ये कहता रहा हो कि वो नाटो कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेगा, समर्थन देगा, तमाम चीजों में एक दूसरे के देशों में साझेदारी बनेगा, लेकिन असली वजह तो ये थी कि अमेरिका चाहता था कि यूरोप में वो अपना प्रभाव बनाए रखे। और यही वजह है कि एक बड़े रणनीतिक अड्डे के तौर पर भी इसे देखा जाता है। जर्मनी में रामस्टीन एयरबेस जो मौजूद है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में सैन्य अभियानों के लिए बहुत अहम केंद्र माना जाता है। दावा किया जाता है कि ये जो हिस्सा है अमेरिका का सैन्य बेस, यहाँ से ही वो पूरे मिडिल ईस्ट पर, पूरे यूरोप को कंट्रोल या पूरे हिस्से को एक तरह से नजर में रखता है। हालांकि समय समय पर, खास तौर से हाल ही के वर्षों में, अमेरिका ने जर्मनी से सैनिकों की संख्या को कम करने पर विचार जरूर किया, जिसका मुख्य कारण रहा नाटो सहयोगियों से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग और रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव। और खास तौर से मिडिल ईस्ट में अभी हाल ही में जो तनाव रहा, अमेरिका चाहता था, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ इस युद्ध में नाटो कंट्रीज
अमेरिका का साथ दे, इजराइल का साथ दे, लेकिन नाटो कंट्रीज की तरफ से क्लियर कट NO नो कह दिया गया, इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा इस युद्ध में वो खुद को झोंकना नहीं चाहते। और बस यहीं से ही डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये बात एकदम बैठ गई, खटका एक तरह से कर गई कि अब जिस रूप में नाटो को समर्थन करता रहा है अमेरिका, उस समर्थन की ना नाटो को जरूरत है, ना अमेरिका को नाटो के समर्थन की जरूरत है। अब आपके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं, आखिर कितने अमेरिकी सैनिक उन जगहों पे मौजूद हैं। अमेरिका के दुनिया भर में लगभग 80 देशों में 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और 101,60,000 से लगभग 1,73,000 से ज्यादा की सक्रिय सैनिकों की तैनाती है। और सबसे बड़ी तैनाती तो है जापान में, जहां पर लगभग 53,000 से 61,000, और फिर जर्मनी लगभग 33,000 से 36,000 और दक्षिण कोरिया में लगभग 26,000 एक तरह से सैनिकों की तैनाती है। प्रमुख देश कौन कौन से हैं, यूएस की सैनिकों की संख्या आखिर क्या है, समझिए। जापान में जैसे मैंने आपको बताया 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और जापान में 120 अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 119 अमेरिकी बेसेस हैं, जहां पर 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा नंबर आता है दक्षिण कोरिया का भी। दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका के 73 बेस मौजूद हैं। अमेरिका की तैनाती है यहाँ पे जगह जगह सैनिकों की। 26,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया में मौजूद हैं, तैनात हैं। इटली का नंबर आता है। इटली में अमेरिका के 6 अमेरिकी बेसेस हैं, जहां पर 15,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों की एक तरह से मौजूदगी है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जहां पर मौजूदगी रहती है। कहां पर कितने सैनिक हैं, ये लगातार लोगों के मन में सवाल है। दावा किया जाता है कई रिपोर्ट्स के अनुसार कि यूनाइटेड किंगडम में 10,000 से लगभग 11,500 सैनिकों की तैनाती है। तो मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो लगभग 30,000 से ज्यादा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। यूरोप में लगभग 68,000 से 70,000 सैनिकों की तैनाती है। और कई ऐसे अगर ठिकानों की बात करें तो जो वो बड़े अहम माने जाते हैं, उनके माध्यम से चाहे बात मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या फिर अन्य उसके आसपास के इलाकों में अमेरिका अपनी पहुंच को मजबूत रखना चाहता है या नजर बनाए रखना चाहता है। अगर कुल सैन्य ठिकानों की बात करें तो लगभग 750 सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के 80 देशों में। और सक्रिय सैनिकों की बात करें तो दुनिया भर में अमेरिकी सैनिकों की सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 1.3 मिलियन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अमेरिका को यूं ही बड़ी सैन्य ताकत के तौर पर नहीं देखा जाता, यूं ही सुपर पावर नहीं कहा जाता, लेकिन यही जो बड़ी सुपर पावर है, जो बड़ी सैन्य ताकत है, अब अमेरिका इन अलग 750 सैन्य ठिकानों को कम करना चाहता है। अब कम करेगा, वो नाराजगी में है, अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को लेकर कहा जा रहा है, कॉस्ट कटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का मोह भंग हो चुका है यूरोपियन कंट्रीज से। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। अब जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का मतलब वाकई में नाटो गठबंधन को परेशान करने या उसे कमजोर करने के रूप में देखा जाता है। साल 2026 के संदर्भ में ये केवल एक सैन्य फैसला नहीं रह गया, बल्कि ये गहरा भू राजनीतिक तनाव भी साफ तौर से नजर आता है। सैनिक वापसी अगर होती है, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं, तो आखिर उसका क्या संदेश देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, समझिए। उनके इस पूरे एक्शन को लेकर, बयान को लेकर क्या मायने हैं। नाटो एकता पर बड़ा चोट इसे लोग कहते हैं। कैसे? दरअसल जर्मनी में 35,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और ये जो संख्या है वो स्थायी नहीं है। ये संख्या समय समय पर जरूरत के अनुसार बदलती रही है, बदलती रहती है। अब सैनिकों की वापसी अगर होती है तो नाटो की एकता पर इसे बहुत बड़ा प्रहार, बहुत बड़ी चोट मानी जाएगी। जो पूर्वी सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा ढांचे पर सीधा सीधा इसका बड़ा असर पड़ेगा, यह भी माना जाता है। इतना ही नहीं, जिस रूप में अभी ये बयान आया, अब सभी की निगाहें हैं ट्रंप प्रशासन की तरफ और ट्रंप प्रशासन की नाराजगी को एक तरह से इस एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के बीच में फिलहाल टकराव जारी है, बयानबाजियों का दौर भी जारी है, मनमुटाव तो है ही। ट्रंप अक्सर नाटो के खर्च को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई नाटो का जो खर्च है आखिर वो अमेरिका ही क्यों उठाए।
ईरान संघर्ष में जब साथ देने की बात हुई तो चाहे बात जर्मनी हो या फिर तमाम नाटो देश, उनकी तरफ से मना कर दिया गया। और यही नाराजगी, यही मना करना डोनाल्ड ट्रंप के मन को एक तरह से ठेस पहुंचा गया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई आखिर हम जब साथ देते हैं तो जब हमें जरूरत पड़ी तो नाटो देश क्यों नहीं हमारे साथ। ईरान संघर्ष में साथ ना देने को लेकर भी मतभेद और भी ज्यादा बढ़ते हुए चले गए। ये कहा जाए आग में घी डालने का काम नाटो देश के इनकार ने कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ में, नाराजगी के साथ में भरोसे की कमी, विश्वास की कमी एक तरह से नजर आई, ट्रस्ट डेफिसिट। इस कदम से यूएस और यूरोप के बीच में भरोसे की खाई जरूर बढ़ सकती है। नाटो को कागजी शेर तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और एक तरह से कागजी शेर के तौर पर पेश किया जा रहा है। इससे गठबंधन के सदस्यों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, ये भी दावा किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर इसका बड़ा प्रभाव होगा, यूरोप पर इसका दबाव पड़ेगा। अमेरिका ने यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिशें की है। यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं। ये नाटो के मूल सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है, ये भी जानकार एक तरह से कह रहे हैं। जर्मनी से अमेरिकी सेना की वापसी नाटो की मजबूती पर सवाल उठाती है और ट्रांस अटलांटिक संबंधों, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास का संकेत भी देती है, जो कि पुतिन जैसे विरोधियों को फायदा पहुंचा सकती है। आपको याद होगा कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई, बड़ी लंबी बातचीत, और बातचीत कोई 10 या 15 मिनट की नहीं थी, ये बातचीत थी करीब 90 मिनट तक की। अब बात यह है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप रशिया को अपना कोरा दुश्मन मानते हैं, कभी पुतिन को सीधे सीधे लताड़ते हैं, कभी कभी कई बार पुतिन पर नाराजगी जता देते हैं, लेकिन उसी अपने दुश्मन से जो कि अब मित्र बने हुए हैं, उनसे 90 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप गपियाते हैं। क्या पुतिन की वार्ता में इसको लेकर भी रणनीति तैयार हो गई कि नाटो से अपना संघर्ष जो चल रहा है रशिया का, वहां से सेना को कमजोर कर लिया जाए? क्या ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ऐलान किया, ये उसी का एक नतीजा है? एक और डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी से नाराज होने पर अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप क्यूबा पर कब्जे की प्लानिंग भी बना रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से लौटते वक्त क्यूबा पर कब्जा करते हुए लौटेंगे, यानी अमेरिका ने मिशन क्यूबा को फतह कर ही लौटने का एक तरह से संकल्प ले लिया है, प्रण ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान क्या कहा है क्यूबा को लेकर, वो भी सुन ही लीजिए। Now, Cuba's got problems. We'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." No, Cuba's got problems. We'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." ऐसा लगता है अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राज में या उनके अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान साल 2026 को सिर्फ कब्जे वाला बनाकर रखा है। पहले इस 2026 की शुरुआत हुई थी वेनेजुएला पर कब्जा करने के साथ में, फिर निगाहें गई खासतौर से ग्रीनलैंड की तरफ, फिर उसके बाद में वहां पर अभी बात नहीं बनी, फिर निगाहें चली गई ईरान की तरफ, हमला कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब वहां तक हमारे जहाज गए हैं, जब लौटेंगे तो क्यूबा को भी अपने साथ लेते हुए आ जाएंगे। वहां पर हम यूएसएस अपने अब्राहम लिंकन का रुख मोड़ देंगे और वहां पर भी जो तमाम परिस्थितियां हैं हम उन्हें भी अपने साथ लेकर आ जाएंगे। इस रणनीति के साथ में डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा की सरकार पर बड़े सुधार करने का दबाव बना रखे हैं और उन सुधारों के लिए बाकायदा अभियान चला रखा है। जी हाँ, इस दौरान तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकी दी अपनी मांगे मनवाने के लिए। अमेरिका इस द्वीप के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भले ही हल्के फुल्के या मजाकिया अंदाज में हो, बल्कि एक बड़े इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही के महीनों में अमेरिका क्यूबा सरकार पर बड़े राजनीतिक या बड़े आर्थिक सुधारों के लिए दबाव बनाता रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो अमेरिका सैन्य विकल्प पर विचार कर सकता है। उन्होंने अपने भाषण में ईरान का जिक्र करते हुए यहां तक संकेत दे दिया कि अमेरिका एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाने की स्थिति में है, जिससे यह बयान व्यापक जियोपॉलिटिकल संदर्भ में और भी ज्यादा गंभीर महत्वपूर्ण हो जाता है।
दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी है कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब व्हाइट हाउस द्वारा क्यूबा के प्रति अपनी नीतियों को और सख्त करने के संकेत मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इससे पहले ट्रंप ने क्यूबा सरकार पर प्रतिबंधों को और बढ़ाने के लिए बाकायदा एक कार्यकारी आदेश भी जारी कर दिया था। उधर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार प्लान बना रहे हैं और अब तो ये देखना होगा कि ट्रंप आखिर किन किन मुद्दों पर किस किस देश पर कब्जा करने का या दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया में आतंक फैलाने वाले का नाम गिना जाए तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप पहले नंबर पर आ जाएंगे और आज दुनिया में जंग के जो फ्रंट खुले हैं उसके जिम्मेदार भी डोनाल्ड ट्रंप ही नजर आएंगे। हालांकि वो भले ही डिमांड कर रहे हो पीस प्लान की, नोबेल पीस प्राइज की, लेकिन उनके नाम तबाही मचाने में सबसे आगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।